हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था हाउ टू गेट वर्क परमिट। वर्क परमिट के बारे में मैंने बात की थी कि वर्क परमिट कैसे मिलता है थाईलैंड में। अगर हम काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। काफ़ी लोगों ने उसको देखा, लेकिन कुछ कमेंट्स भी आए मेरे पास में, और उन कमेंट्स में ये था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह थे। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आप कोई वीडियो चालू करते हो तो उसको पूरा देखा करो। अगर आपके पास टाइम नहीं, तो जब आपके पास टाइम होता है तब देखा करो, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, अगर आप इसको अगर स्किप कर करके देखोगे या थोड़ा सा देख करके छोड़ दोगे तो आपके सवाल रह जाएंगे। जो भी सवाल मेरे पास में आए हैं वो सारे सवालों के जवाब मैंने उसी वीडियो में दे दिए थे, लेकिन उसके बाद में भी लोगों ने बहुत पूछा, तो मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स का मैंने जवाब भी दिया, कॉल भी किया मैंने उनको, उन्होंने अपना नंबर दिया, मैंने उनसे बात भी की, उनको समझाया अच्छे से। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपकी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आप वीडियो को पूरा देख नहीं पाते। तो जब आपके पास पूरा टाइम होता है तो आप वीडियो को देखा करें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। स्किप कर जाओगे तो आपकी चीज़ें अधूरी रह जाएगी। स्किप करने से क्या है कि चीज़ें अधूरी रह जाती है और हमारे पास नॉलेज पूरा नहीं होता। फिर हमारे मन में सवाल हो जाते हैं, फिर हम सीधा डायरेक्टली पूछते हैं कि इसका क्या था, उसका क्या था। तो मैंने सारी बातें पुरानी वीडियो में डाल रखी है, आप देख सकते हैं मेरा पहला का जो वीडियो है उसके अंदर। तो चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि एक तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, दूसरी चीज़ ये कि आपको इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ये वाली वीडियो सुनना है या मेरी जो भी थाईलैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है, बिजनेस रिलेटेड हो, घूमने से रिलेटेड हो, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, अपने जहाँ आपने सब्सक्राइब कर रखा लोगों को, वहाँ जाकर सिंपली आप उठा सकते हो। वरना क्या कि आज रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद रिक्वायरमेंट हो गई तो फिर ढूंढते रहेंगे वो वीडियो कहाँ गया, भूल जाते हैं हम फिर। तो फिर हम इससे बेटर ये कि सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज का वीडियो का जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि कॉस्ट क्या पड़ती है वर्क परमिट की। कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉस्ट क्या पड़ती है सर, वहाँ पे जॉब कैसे ढूंढे, जिसका जवाब मैंने हालांकि पिछली वीडियो में दे दिया था, लेकिन आज मैंने स्पेशली वीडियो बना दिया है ताकि आप लोगों के मन में अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप ये वीडियो देख करके आप वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बात करता हूँ वर्क परमिट के बारे में, बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम उसके प्रोसेस की बात करेंगे कि पहले जॉब कैसे मिलती है हमारे को। अगर देखो 2 सिनारियोज होते हैं, पहला कि अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, दूसरा कि आप वहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हैं। बिजनेस करने जा रहे हैं चाहे जॉब करने जा रहे हैं, वर्क परमिट का सीन एक ही होता है, ठीक है। तो अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो पहले आप वहाँ पे जाकर के जॉब ढूंढिए, क्योंकि क्या है कि जॉब ढूंढने में टाइम भी लग सकता है। तो वहाँ पे आप पहले जाइए, स्टिकर वीज़ा लेकर के जाओ, 2 महीने का मिलता है स्टिकर वीज़ा, और वो बिजनेस वीज़ा होता है। बिजनेस के लिए वीज़ा होता है वो, अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए वो वीज़ा होता है। टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप जॉब या बिजनेस नहीं कर सकते। तो आप पहले वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके जॉब ढूंढिए, फिर इंडिया आइए, इंडिया आकर के वापस अपना स्टिकर वीज़ा बनवाइए और फिर जा करके वर्क परमिट के अप्लाई कीजिए, क्योंकि वर्क परमिट हमेशा आपको स्टिकर वीज़ा पे ही मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा पे कभी नहीं मिलेगा। वीज़ा ऑन अराइवल पे जाके आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लीगल नहीं है वो, ठीक है, और अप्लाई होगा भी नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, और ऊपर से कानूनी कार्रवाई होगी, वो अलग है। तो इससे बेटर ये कि आप अपना स्टिकर वीज़ा लेकर के जाइए वहाँ पे और अप्लाई कीजिए। लेकिन स्टिकर वीज़ा भी आप तब लो जब आपके पास में कंफर्म हो गया कि हाँ मुझे जॉब मिल गई है। पहले आप वहाँ पे जाओ, जॉब ढूंढो, जॉब मिल जाती है आपको, उसके बाद में आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई कीजिए, इंडिया आकर के कर लीजिए। या फिर आपके पास स्टिकर वीज़ा ऑलरेडी है, आप जैसे मान लो 2 महीने का वीज़ा है आपका, और 2 महीने से पहले ही आपको मतलब पहले 10-15 दिन में जॉब मिल जाती है, तो वही स्टिकर वीज़ा आपका काम आ जाएगा। वरना क्या होता है कि उसमें एक वैलिडिटी भी होती है कि आपका स्टिकर, आपका जो वीज़ा खत्म हो रहा है तो उसकी एक एक्सपायरी डेट हो जाएगी 28 डेज या 25 डेज, ऐसा कुछ है, मैं भूल गया, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे अपना वर्क परमिट अप्लाई किए। तो उसमें एक टाइम होता है कि उस टाइम से पहले आपको करना होता है, क्योंकि वर्क परमिट के प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो इसलिए वो एक ड्यूरेशन लेके चलते हैं कि आपका जो वीज़ा जो खत्म होने वाला है उससे कुछ पर्टिकुलर टाइम है, 25 डेज के अराउंड मेरे ख्याल से है, मैं भूल गया, पता नहीं क्या है, जो भी है मैं वो भी पता करके आपको बता दूंगा। अगर आपको अगर ऐसा कुछ करना हो, अगर आप जाने का प्लान करना है तो मैं आपको वो भी कंफर्म कर दूंगा। तो उसमें क्या है कि आपको इतने ड्यूरेशन से पहले अप्लाई करना होता है, फिर आपको वर्क परमिट अप्लाई होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि नॉन बी अप्लाई होता है, वर्क परमिट डायरेक्ट नहीं मिलता है, पहले नॉन बी लगता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने वहाँ पे सपोज एक क्लब में गए, आपने क्लब में जाके बात की, या तो आपकी जान पहचान है या फिर आपने जॉब ढूंढी वहाँ पे जाकर के, उन्होंने कहा ठीक है आप अपना वर्क परमिट लेकर के आ जाओ, मैं आपको जॉब दे दूंगा। और यही होता है, क्योंकि पहले वो आपसे आपका वर्क परमिट लाते हैं, मांगते हैं, क्योंकि क्या है कि लोग करते हैं, छोड़ जाते हैं, तो उनका वर्क परमिट का पैसा खराब हो जाता है कंपनी का।
या कोई भी क्लब है, रेस्टोरेंट है उनका, तो इतना वो अर्न करते भी नहीं है। करते भी हैं जैसे क्लब्स वगैरह काफ़ी अर्न करते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए का आसपास का अमाउंट, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के बीच का अमाउंट अगर वो खर्च कर रहे हैं तो उनको स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि वो उन्हीं लोगों को जॉब देते हैं जिनके पास वर्क परमिट होता है। तो जॉब अगर आपको मिल जाती है, कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी, तो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कीजिए। और वर्क परमिट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको नॉन बी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पहले नॉन बी होता है, नॉन बी मिलने के बाद में वर्क परमिट अप्लाई होता है। तो जब आप नॉन बी के लिए अप्लाई करते हैं, अपना पासपोर्ट देते हैं एडवोकेट को, हमेशा ध्यान रखना एडवोकेट के थ्रू ही नॉन बी अप्लाई करना, कभी भी किसी एजेंट के थ्रू मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी कई लोगों की हुई थी, तो मैंने हालांकि उन लोगों की प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व करने में उनकी हेल्प करी है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बेटर ये कि आप एडवोकेट के थ्रू ही अप्लाई करो, या फिर जहाँ से आपको जॉब मिल रही है उनके थ्रू अप्लाई करो, वो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले क्या है कि आप नॉन बी के लिए अप्लाई करते हैं, तो नॉन बी की जो फीस होती है वो होती है 35,000 बाट, 35,000 थाई बाट आपकी नॉन बी की फ़ी होती है, जो 1 साल पहले तक थी। क्योंकि अभी का क्या है मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैंने 1 साल पहले जब अप्लाई किया था 35,000 बाट मैंने दिए थे नॉन बी के लिए। और नॉन बी आने के बाद में आपके पास 2 महीने का टाइम होता है। जब आपका नॉन बी आपके पास आ जाता है तो आपका एडवोकेट ही आपको नॉन बी देगा। तो नॉन बी आने के बाद में फिर आपके पास 2 महीने का टाइम होता है। उस 2 महीने के टाइम के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता है। और जो वर्क परमिट की जो फीस होती है वो होती है 20,000 बात। जो 20,000 बात इंडिया के हो गए 50,000 रुपीज़, और जो 35,000 हो गए वो इंडिया करीब 87,000 के आसपास होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो आपका 55,000 बात बनता है, जो करीब 1.5 लाख के आसपास आपका खर्चा बनता है पूरा वर्क परमिट और नॉन बी का। तो ये आपका टोटल एक्सपेंसेस होता है वर्क परमिट और नॉन बी का। उसके अलावा आपने जो स्टिकर वीज़ा किया है वो खर्चा भी उसमें ऐड होगा। उसके अलावा आपने जॉब ढूंढने के लिए जो वहाँ पे पैसा खर्च किया है, यहाँ से वहाँ गए, फ्लाइट की टिकट ली है, होटल लगी है, वहाँ पे आपने जॉब ढूंढी है, वो खर्चा भी आप उसमें ऐड कर लो। क्योंकि देखो इनिशियली सारा खर्चा देखा जाता है, केवल वर्क परमिट नॉन बी से कुछ नहीं होता है। तो टोटल खर्चा ये एक्सपेंडिचर आपका होगा। उसके बाद में आपको नॉन बी वर्क परमिट मिलता है। और वर्क परमिट मिलने के बाद में वर्क परमिट 1 साल के लिए वैलिड होता है। सिर्फ मैं आपको बता दूँ 1 साल के लिए वर्क परमिट वैलिड होता है। 1 साल के बाद में आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो फिर आपको नॉन बी नहीं अप्लाई करना होगा, तब आपको क्या होगा कि आप सिंपली अपना वर्क परमिट को रिन्यू करवा सकते हैं। तो उसके लिए वही 20,000 बात की जो रिन्यूअल फ़ी होती है वो देनी होती है, जो 50,000 रुपये इंडिया के होते हैं, 50,000 रुपीज़, वो देकर के आपका वर्क परमिट रिन्यू हो जाता है। लेकिन जो वर्क परमिट आपको जो रिन्यू होगा वो उसी कंपनी के थ्रू होगा जिससे आपको वर्क परमिट मिला है। अगर आपका वर्क परमिट किसी सपोज एक क्लब से मिला है तो उस क्लब के थ्रू ही वो आपका रिन्यू होता है। अगर आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया, किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो उस कंपनी के थ्रू आपका वर्क परमिट रिन्यू होगा। वो कंपनी अपना एक्सेप्टेंस देगी कि हाँ ये मेरे यहाँ पे काम करते हैं। तो ये इसका टोटल खर्चा होता है। तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो मैंने बनाया कि ताकि आप लोगों को पता चले और किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं हो। और अगला एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस किस तरह की वहाँ पे जॉब्स ढूंढ सकते हैं और कैसे कैसे अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।